Hello students, I am your teacher for this lecture. Welcome to MCQ discussion. Topic for today's lecture is states of matter. So बेटा states of matter chapter में mainly हम यहाँ पे gaseous state discuss करेंगे and some portion of liquid state also. Solid state जो है वो अलग से +2 topics के अंडर कवर किया जाएगा, राइट तो स्टेट्स ऑफ मैटर में जो गैसियस स्टेट है उसके अंदर आप वेरियस लॉज जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, देन अमेंटन्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये लॉज के बाद हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पे आएंगे. काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जिसमें आप मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटीज, मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ोगे. आफ्टर दैट विल कम टू वैन डर वाल इक्वेशन विच इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर अ रियल गैस. आइडियल गैस के ऊपर किस तरीके से हम चेंजेस करके रियल गैस पे पहुंचते हैं वो सारा हमने इसके अंडर कवर करना है, राइट. सो रिवीजन ऑफ ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स विल बी डन थ्रू दीज क्वेश्चंस. Let's start our session. Question number 1 on our screen is a mixture of N2 and argon gases in a cylinder contains 7 gram N2 and 8 gram of argon. आपको given क्या है 7 gram of N2 and 8 gram argon is given to you, and if the total pressure of the mixture of gases is 27 bar, find out the partial pressure of N2. राइट N2 का हमें पार्शियल प्रेशर मालूम करना है. तो हम ऑब्वियसली डाल्टन्स लॉ की हेल्प लेंगे. डाल्टन्स लॉ का इक्वेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स आप किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस लॉ. पार्शियल प्रेशर इज रिटन बाय स्मॉल p. It is equal to mole fraction of that gas multiplied by total pressure. तो mole fraction is equal to number of moles of gas A as compared to total number of moles A and B into total pressure. राइट तो नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, फिर आप उसको मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, देन यू विल कम टू द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो 7 ग्राम N2 वॉज गिवन. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 7 ग्राम में मैंने 28 से डिवाइड कर दिया. गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये बेटा 1/4 आ रहा है. देन यू आर गिवन 8 ग्राम ऑफ आर्गन. आर्गन के मोल्स 8 एंड मोलर मास 40. मोलर मास आर्गन का 40 होता है, सो इट इज 1/5, राइट. तो डेसिमल में अगर लिखना है तो ये 0.25 और ये हो गया 0.20. बोथ दी वैल्यूज आर अवेलेबल नाउ. मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इन द न्यूमरेटर एंड टोटल मोल्स इन द डिनोमिनेटर. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन. तो ये वैल्यू बन गई 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25 एंड प्लस 0.20. तो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू आ रहा है 5/9. मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 यू हैव कैलकुलेटेड, ये आ गया 5/9. अब पार्शियल प्रेशर निकालना था. पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. तो ये हो गया 5/9 डिवाइडेड बाय 5/9 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर वॉज 27 विच इज इक्वल टू 15 बार. आफ्टर कैंसलेशन ये 9 3 27 कैंसिल होके 15 बन रहा है. आप चेक करो क्वेश्चन के अंदर टोटल प्रेशर आपको 27 बार गिवन था, राइट. तो इट वाज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्रीवियस ईयर नीट 2020 का क्वेश्चन है, मतलब कि लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है. एंड आवर आंसर इज 15 बार. 15 मतलब डी ऑप्शन इज योर आंसर, राइट. तो पार्शियल प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन था. डाल्टन्स लॉ की हेल्प से हमने उसको सॉल्व किया. Coming to question number 2, in water saturated air, mole fraction of water vapor is. Water vapor का mole fraction आपको given है. If the total pressure is 1.2 atmosphere, find out the partial pressure of dry air. Again, previous year question 2019. Coming to the concept of Dalton's law, again, आपका question बेटा इस टाइम पे मॉइस्ट एयर के ऊपर है. वाटर सैचुरेटेड एयर मतलब एयर जिसके अंदर वाटर फिल्ड है.
मॉइस्ट एयर का जो प्रेशर होगा, कैन आई से इट इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू ड्राई एयर प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर। आपको ड्राई एयर का प्रेशर कैलकुलेट करना है। प्रेशर ऑफ ड्राई एयर इज टू बी कैलकुलेटेड। ये डाल्टन्स लॉ ही तो है, 2 गैसेस या 3 गैसेस या 4 गैसेस का मिक्सचर हो अगर आपके पास, तो टोटल प्रेशर इज सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स। सो ड्राई एयर का आपको पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है। व्हाट इज गिवन टू यू? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ये देखो क्वेश्चन में ये दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर और टोटल प्रेशर 1.2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मैं लिख रही हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.02, राइट? 0.02 was given। हमने क्वेश्चन से वेरीफाई भी कर लिया। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वी कैन कैलकुलेट, इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर इज हाउ मच? 0.02 is the value for mole fraction and the total pressure was 1.2। as a result आपके पास पार्शियल प्रेशर आ गया 0.024 एटमॉस्फेयर। टोटल प्रेशर एटमॉस्फेयर में गिवन था, हमने पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर लिया। नाउ आपको ड्राई एयर का पार्शियल प्रेशर पता चल सकता है क्योंकि आपके पास टोटल प्रेशर है और वाटर का भी वैल्यू है। वाटर के प्रेशर का वैल्यू कहां पे है? अभी के अभी हमने जो कैलकुलेट किया। टोटल प्रेशर आपको गिवन है 1.2 एंड दिस इज कैलकुलेटेड 0.024। कैन आई कैलकुलेट नाउ द प्रेशर ड्यू टू ड्राई एयर? ये आ जाएगा 1.176 एटमॉस्फेयर। 1.176 एटमॉस्फेयर। Let's come to the options. Options में 1.176 is written in C part. C ऑप्शन आपका आंसर है। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस क्या थी? डाल्टन्स लॉ की हेल्प से हमें moist air is a combination of dry air and water vapors। इस इक्वेशन की हेल्प से हम यहां पे पहुंच गए। ड्राई एयर का आपने प्रेशर कैलकुलेट कर लिया। टोटल प्रेशर मतलब मॉइस्ट एयर का प्रेशर, उसमें से वाटर का वेपर प्रेशर आपने सब्ट्रैक्ट किया। वाटर का वेपर प्रेशर डायरेक्टली गिवन नहीं था, वो आपने पता किया, राइट? कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.8 ग्राम ऑफ वाटर वेपर एट 374 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर विल बी। मतलब कि आपको वाटर का अमाउंट दिया है ग्राम्स में, टेम्परेचर गिवन है and then pressure is given 1 bar। NEET 2019 NEET का previous year 2019 का question। the concept used here will be PV is equal to nRT। PV is equal to nRT। आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा? वॉल्यूम। क्वेश्चन में देखो ये दिया है प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 374 डिग्री दिया है, वेट दिया गया है 1.8 ग्राम। पहले तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप लिखो गिवन वेट अपॉन मोलर मास। गिवन वेट वाटर का 1.8 और मोलर मास है 18। वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, प्रेशर की जगह आप लिखोगे 1 बार एंड R इज 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना है देखो 374 है ना, 374 प्लस 273 करिए। पहले इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा 647 केल्विन, राइट? तो ये मल्टीप्लाई होना है 647 से। तो थोड़ा सा हम इक्वेशन को लेफ्ट पे शिफ्ट कर देते हैं, राइट पे लिखने का स्पेस कम हो रहा है ना। सो आई कैन राइट अगेन, इट इज 1.8 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 0.0831 लेंगे आर का वैल्यू, क्योंकि बार में है क्वेश्चन। टेम्परेचर है 647, तो वॉल्यूम विल बी आफ्टर कैलकुलेशन आपके पास ये वॉल्यूम सीधा लीटर्स में आएगा 5.37 लीटर्स, राइट? तो बी वेरी केयरफुल फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। आर का जो हम यूनिट लेते हैं, आर की जो वैल्यू लेते हैं, आर 0.0831 लीटर बार
पर केल्विन पर मोल, लीटर बार पर केल्विन पर मोल। अगर ये एटमॉस्फेयर में हो प्रेशर तो 0.0821 होता है। बार एंड एटमॉस्फेयर आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, राइट। सो आंसर क्या आया? 5.37। 5.37 मीन्स डी ऑप्शन इज द आंसर। डायरेक्ट आंसर लीटर में आएगा क्योंकि आपके पास जो आर के यूनिट्स हैं उसमें ये वॉल्यूम लीटर्स में है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयर एट सी लेवल इज डेंस। सी लेवल पे जो एयर होती है दैट इज क्वाइट डेंस। इट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ। तो देखो बॉयल्स लॉ में आपने पढ़ रखा है, बॉयल्स लॉ अगर हम देखें तो क्या स्टेटमेंट होती है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, हेंस वी कैन से वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑल्सो। क्या रिलेशन है डेंसिटी का? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, सो डेंसिटी का जो रिलेशन है वॉल्यूम के साथ वो इनवर्स होता है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 can I make a conclusion that pressure is directly proportional to density from first and second? Can we say pressure is directly proportional to density? Hence P upon D is constant. ये बॉयल्स लॉ को लिखने का एक और फॉर्म है। बॉयल्स लॉ को मैंने प्रेशर और डेंसिटी की फॉर्म में लिखा, ऐसा बना दिया जाता है। फॉर pressure P1 density is D1 and at some other pressure P2 density will be D2. in this way हम Boyle's law, otherwise pressure volume की terms में आप लिखते हो P1 V1 is equal to P2 V2। वॉल्यूम की टर्म्स में, डेंसिटी की टर्म्स में आपने लिख दिया। उसके बाद ये याद रखो कि जो एयर का ये यहां से लेट से एटमॉस्फेयर स्टार्ट होता है, ये कोई हिल है, लेट से वी आर एट शिमला and down is the sea level, sea level। अब एयर का जो ब्लैंकेट है, एयर का प्रेशर सी लेवल पे ज्यादा आएगा ना, यहां पे एयर कम आएगी। दिस इज एयर, यू कैन से एटमॉस्फेयर और वी कैन से ब्लैंकेट ऑफ एयर, राइट। तो एयर इज हैविंग हायर प्रेशर ऑन द सी लेवल। माउंटेन पे एयर प्रेशर इज लेस, तभी तो माउंटेन पे जब जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाने पड़ते हैं, बिकॉज एटमॉस्फेरिक एयर इज लेस, ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इज लेस, राइट। तो सी लेवल पे एयर का प्रेशर बहुत हाई होता है। एज अ रिजल्ट जो सी लेवल है इट इज कंप्रेस्ड बाय अ लार्ज ब्लैंकेट ऑफ एयर, हेंस वी कैन से एयर इज डेंस एट सी लेवल बिकॉज इट इज रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ। हम ये स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, जो एयर होती है, एयर का प्रेशर है नीचे को सी लेवल पे आ रहा है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन हाइट। आपको पता ही है हाइट ऑफ एयर कॉलम जो होगा उससे प्रेशर इंक्रीज होता है। अगर हाइट ज्यादा है एयर कॉलम की, प्रेशर ज्यादा, हाइट कम है तो प्रेशर कम, राइट। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। सो योर आंसर इज, इट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। गॉट इट। कमिंग टू क्वेश्चन 5, if the temperature of 1 mole of a gas is increased by 50 degrees Celsius, calculate the change in kinetic energy of the system। टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते हैं 50 डिग्री से तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा? तो उसके लिए आप क्या लिखते हो? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT, राइट। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा की टर्म्स में लिखेंगे, इट इज इक्वल टू 3/2 R इंटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T। अब टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया है? 50 डिग्री से। चेंज है ना यहाँ, तो चेंज तो आप चाहे आप डिग्री सेल्सियस में लो चाहे केल्विन में लो, चेंज तो 50 ही रहेगा। अब सारी ऑप्शंस हमारी जूल के अंदर हैं। काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आया वो आंसर हमें जूल में चाहिए, तो आर का बेटा वो वैल्यू लो जो जूल में है। एसआई यूनिट्स में 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, इट इज 8.314। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आर विच इज 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 50, ये डेसिमल है, यू विल गेट 623.5। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज
623.5 joules, राइट। सो बी केयरफुल, चेंज के लिए आपको ये एक्सप्रेशन यूज करना है, काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से कैलकुलेट करनी है। आंसर बनता है सी ऑप्शन। 50 डिग्री से अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी फॉर 1 मोल ऑफ द गैस है। ये क्वेश्चन में गिवन था 1 मोल, इसलिए मैंने n का वैल्यू तो 1 ही ले लिया, डायरेक्ट लिख दिया। अदरवाइज हमारा रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT, बट हमारे को 1 दिया था ना, सीधा आपने n को 1 पुट करके 3/2 RT कर दिया। इट कैन बी फॉर 3 मोल्स, तो n को 3 पुट करना पड़ेगा। इट कैन बी फॉर 5 मोल्स, सो इन दिस वे फॉर एनी नंबर ऑफ मोल्स आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन वंडरवॉल कांस्टेंट फॉर अमोनिया, H2, O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिस्पेक्टिवली। आपके पास 4 गैसेस हैं अमोनिया, उसका वंडरवॉल कांस्टेंट A दिया है 4.17। देन गैस H2 वंडरवॉल कांस्टेंट इज गिवन 0.0244। For O2 it is 1.36, for carbon dioxide 3.59. Van der Waals constants are given. Which gas is most easily liquefied? ये ढूंढना है कि कौन सी गैस जल्दी से लिक्विफाई हो जाएगी। तो वन डर वाल कांस्टेंट A से हमें क्या पता चलता है? पहली बात तो ये है, तभी पता चलेगा लिक्विफिकेशन किस में हो रही है। देखो बेटा, वन डर वाल कांस्टेंट A is directly proportional to intermolecular forces. It is directly proportional to intermolecular forces. जितना गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स जल्दी से बॉन्ड बनाएंगे उतना वन डर वाल कांस्टेंट A हाई होगा। सो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन is directly proportional to the magnitude of interactions. कौन सी interactions? Intermolecular interactions. Intermolecular interactions के साथ अगर हाई इंटरेक्शंस हैं तो गैस जो है जल्दी से लिक्विफाई हो जाएगी। तो अमोनिया के अंदर इंटरेक्शंस हाई हैं। आउट ऑफ द 4 गिवन ऑप्शंस अमोनिया का सबसे बड़ा वैल्यू है। देखो कितना वैल्यू दिया अमोनिया का, 4.17। Ammonia has highest A value which is 4.17. As a result, higher A means easier liquefaction. अब बात यह है कि अमोनिया का A हाई क्यों है? Ammonia will have hydrogen bond. NH3 is given to you. Another molecule of NH3 I have written now. And hydrogen of one molecule will join with the nitrogen of the neighboring molecule. As a result, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है उससे सारे अमोनिया मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं। H2 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं है, O2 में नहीं है, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए। एज अ रिजल्ट आपके पास इजी टू लिक्विफाई गैस कौन सी आई? अमोनिया। ए ऑप्शन इज योर आंसर। आंसर इज ए पार्ट, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. The correction factor A to the ideal gas equation corresponds to. जो वन डर वाल इक्वेशन में हम करेक्शन फैक्टर लगाते हैं A, वो किसके बारे में बताता है? डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। सो देखो बेटा, ये जो A होता है, अभी अभी हमने बात करी, A इज एन इंडिकेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बताता है। इट मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। गैस के मॉलिक्यूल्स में अगर अट्रैक्शन है तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, जल्दी से बॉन्ड बनाएंगे, उससे वन डर वाल कांस्टेंट A की वैल्यू हाई होगी एंड एज अ रिजल्ट गैस का लिक्विफिकेशन भी इजी हो जाता है। ठीक है, हायर इज द A वैल्यू, वी कैन मेंशन हेयर हायर A मीन्स हायर क्रिटिकल टेम्परेचर TC। क्रिटिकल टेम्परेचर अगर हाई होगा तो इजी टू लिक्विफाई, गैस विल बी लिक्विफाइड इजीली।
क्रिटिकल टेम्परेचर हाई का मतलब होता है कि आपको ज्यादा कूल नहीं करना, जैसे कि किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर समझ लो 16 डिग्रीज है, ठीक है, आपका रूम टेम्परेचर तो 25 है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है और गैस है रूम टेम्परेचर पे विच इज 25 डिग्री, तो हम कूल करते हैं, कूल करते करते 17 पे आ गए। 17 तक लिक्विफिकेशन नहीं हो सकती क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर 16 है, आपको 16 पे गैस को लेके जाना पड़ेगा। इवन एट 17 नो लिक्विफिकेशन, liquefaction will start at 16 डिग्री सेल्सियस ओनली बिकॉज 16 पे जाके प्रॉपर उतने बॉन्ड बनते हैं जितने रिक्वायर्ड है लिक्विफिकेशन के लिए। सो लिक्विफिकेशन विल स्टार्ट एट 16 and even below 16 it will be done very easily, but above critical temperature no liquefaction. We can mention above critical temperature नो लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस इज पॉसिबल। आपको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्रिटिकल टेम्परेचर तक कूल करना पड़ेगा। सो ए के साथ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रिलेटेड है, वंडरवॉल कांस्टेंट ए के साथ ईज ऑफ लिक्विफिकेशन रिलेटेड है, इसके साथ क्रिटिकल टेम्परेचर रिलेटेड है, ऑल द टर्म्स आर इंटरलिंक्ड। सो आपका पास जो क्वेश्चन था करेक्शन फैक्टर ए किस चीज को कॉरेस्पॉन्ड करता है, आवर आंसर इज डी, it corresponds to force of attraction between the gas molecules, right? So NEET 2019 का question था, important question, question number 8 now. How much would be the decrease in pressure to increase the volume of given mass of a gas by 10%? आपको गैस के वॉल्यूम को इंक्रीज करना है, समझ लो वॉल्यूम 100 ml है, हमें 110 बनाना है, तो कितना प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा? बॉयल्स लॉ के अंदर हम पढ़ते हैं ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करना है तो प्रेशर कम करना पड़ेगा। कंडीशन होती है टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट बॉयल्स लॉ के लिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब हमारे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है कि वॉल्यूम को इंक्रीज करना है, तो 10% से इंक्रीज करना है, तो प्रेशर में कितना डिक्रीज आएगा, परसेंटेज में आंसर देना है। लेट्स अप्लाई बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में आप लिखोगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, राइट। उसके बाद प्रेशर है पहले वाला 100 ml, इंक्रीज करके हमें बना देना है 110 ml, राइट। वी कैन मेंशन हियर लेट द इनिशियल वॉल्यूम, let initial volume is 100 ml and final 10% इंक्रीज का मतलब है 100 + 10, इसको आपने 110 तक लेके जाना है। ऐसा करने के लिए प्रेशर में क्या चेंज होगा वो बताना है। तो पहले प्रेशर है P1, बाद में है P2, ये रेशो कैलकुलेट करनी है। कैन आई कैलकुलेट P2 फ्रॉम हेयर? It will be 100/110 into P1, which is equal to 0.91 into P1. So can I say the final pressure is 91? जो final pressure है बेटा, it is 9.91% of initial pressure. Of initial pressure. 0.91 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 91% बन गया। 1 आई शुड राइट क्लियरली, इट इज 91। तो 91% फाइनल प्रेशर है, मतलब P2 इज 91% ऑफ P1, हेंस द डिक्रीज इन प्रेशर इज 9%। 91 आया था ना, नया प्रेशर 91% चाहिए ओरिजिनल से, तो 9% का डिक्रीज हुआ। आपके क्वेश्चन ने यही तो बोला था, कितना डिक्रीज इन प्रेशर है, डिक्रीज निकालना था। सो योर आंसर इज 9.1, ए ऑप्शन, ए पार्ट इज द आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, the question on our screen is to expel half the mass of air from a large flask at 27 degrees Celsius, it must be heated to। आपको क्या करना है, एक फ्लास्क को हीट करना है। पहले ओरिजिनली वो फ्लास्क 27 पे है, कितना हीट करें ताकि हाफ द मास ऑफ एयर इज एक्सपेल्ड आउट, 50%।
मास जो है एयर का वो बाहर निकल जाए। तो देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में फॉर दिस क्वेश्चन एक तो टेम्परेचर चेंज होगा, फ्लास्क का वॉल्यूम तो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, एयर बाहर जा रही है, फ्लास्क का वॉल्यूम वही रहेगा, प्रेशर भी चेंज नहीं होगा, सिंपल एयर का प्रेशर लग रहा है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। सो पी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, आर तो है ही गैस कांस्टेंट, आई मीन टू से एन इंटू टी चेंज होंगे, एन भी बदलेगा और टी भी बदलेगा, एन इंटू टी इज कॉन्स्टेंट। एज ए रिजल्ट N1T1 इज इक्वल टू N2T2, राइट। लेट्स कम टू द टेम्परेचर। 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन, ये 27 प्लस 273 कर लो, 300 केल्विन टेम्परेचर है। तो पहले जो मोल्स थे वो N1 थे, नेक्स्ट मोल्स आर हाफ ऑफ दैट, N2 इज हाफ ऑफ N1 एंड नया टेम्परेचर T2 आपको कैलकुलेट करना है। दिस विल कम आउट टू बी 600 केल्विन। 600 केल्विन मतलब 600 माइनस 273, 327 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर इज 327, मीन्स डी ऑप्शन इज योर आंसर। D part is the answer. So coming to question 23. 1.75 liter of a gas at 127 degrees Celsius and you are given 5 atmosphere pressure. ये है टेम्परेचर, ये आपको प्रेशर दिया, इट इज कन्वर्टेड टू 2.875 लीटर एट 85 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर. I mean to say in this question volume has been changed, temperature changed and pressure changed. All three parameters are changed. What is the volume of the gas escaped out? कितनी गैस कंटेनर से बाहर जाएगी? शिफ्ट किया आपने, पहले 1.75 लीटर का कंटेनर था, बाद में आप इसको लेके चले गए 2.875 लीटर वॉल्यूम फ्लास्क में, राइट? तो क्या करते हैं, PV इज इक्वल टू NRT में अगर हम PV अपॉन T का कॉन्सेप्ट लें अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, PV इंटू T, PV अपॉन T इज कॉन्स्टेंट, राइट? तो ये बनता है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. सो ओरिजिनल जो प्रेशर है वो है 5 एटमॉस्फेयर एंड ओरिजिनल वॉल्यूम इज 1.75 लीटर. टेम्परेचर दिया है 127 डिग्रीज मतलब 400 केल्विन. 127 प्लस 273, 400 केल्विन आपके पास ओरिजिनल टेम्परेचर है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर. नया वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे. हम देखते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करके वॉल्यूम में क्या चेंज आया. और न्यू टेम्परेचर आपके पास था बेटा 85 डिग्रीज. 85 प्लस 273 करो, केल्विन में कन्वर्ट करना है, इट इज 358 केल्विन. तो कैन आई कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस? ये आ रहा है 7.83 लीटर्स. नया वॉल्यूम 7.83 बना, बट हमने तो गैस को शिफ्ट कर दिया था एक कंटेनर में जिसका वॉल्यूम था 2.87. इट मीन्स कुछ ना कुछ गैस जो डिफरेंस है, दैट वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी एस्केप्ड आउट. सो वॉल्यूम ऑफ गैस एस्केप्ड आउट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ 2. कितना लेना है? 7.83 माइनस 2.875. ये डिफरेंस आता है बेटा 4.955 लीटर्स. 4.955. एज अ रिजल्ट हमारा आंसर बनता है ए ऑप्शन. ए पार्ट इज द आंसर. तो आइडियल गैस से रिलेटेड क्वेश्चन था. PV अपॉन T वॉज कॉन्स्टेंट. कमिंग टू द नेक्स्ट, यू आर गिवन 4 ग्राम ऑफ मीथेन, 4 ग्राम ऑफ N2, 4 ग्राम ऑफ O2. तीनों गैसेस एक ही कंटेनर में डाली हैं. दे आर एनक्लोज्ड इन ए चैम्बर ऑफ 1 लीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज द टोटल प्रेशर? प्रेशर कैलकुलेट करना है आपको. 3 गैसेस का मिक्सचर दे रखा है. तो प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए पहले हम इनके मोल्स बनाएंगे.
सबके मोल्स बनाने पड़ेंगे, उनको ऐड करना पड़ेगा। PV इज इक्वल टू NRT। प्रेशर इज टू बी कैलकुलेटेड। वॉल्यूम है 1 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स 4/16। देन यू हैव 4/28। मैंने मीथेन के लिए 16 लिखा मोलर मास, N2 का 28 एंड O2 इज 32। ये सबके मोल्स बन गए। इट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय R एंड T। R का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो ये गिवन है 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय 0.082 एंड टेम्परेचर इज 27 मतलब 300 केल्विन। प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, इट इज कमिंग आउट टू बी 12.43 एटमॉस्फेयर। 12.43 एटमॉस्फेयर, राइट। ऑप्शंस पे आते हैं, 12.43 मतलब बी ऑप्शन हमारा आंसर। सिंपल कॉन्सेप्ट था, PV इज इक्वल टू NRT। बट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या थी कि आप जरूरी नहीं है कि सिंगल गैस लेनी है, 2-3 गैसेस भी ले सकते हैं। कंटेनर में कितनी भी गैसेस हो सकती हैं, बट नॉन रिएक्टिंग गैसेस लेनी है, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। कंसिडर एन आइडियल गैस कंटेन्ड इन ए कंटेनर if intermolecular interactions suddenly begin to act। अगर एक गैस के कंटेनर में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस मतलब बॉन्ड्स बनने स्टार्ट हो गए मॉलिक्यूल्स के बीच में, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन? प्रेशर डिक्रीजेस और प्रेशर इंक्रीजेस और प्रेशर रिमेन्स अनचेंज्ड और द गैस विल कोलैप्स। क्या होगा अगर आइडियल गैस के अंदर इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाए? देखो सबसे पहले ये आइडिया होना चाहिए, आइडियल गैस का मीनिंग क्या है। आइडियल गैस मीन्स द गैस विद नो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस। आइडियल गैस के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड नहीं बनते हैं, नो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, ये आइडियल गैस होती है। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि समझ लो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाती हैं। अगर इंटरेक्शन स्टार्ट होती हैं तो ये सिचुएशन आपको अराइज हो जाएगी, आपको दिखेगा कि ये कंटेनर में एक मॉलिक्यूल अगर वॉल पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल को पीछे से भी कोई पुल कर रहा है, कोई ऊपर से पुल कर रहा है, कोई इधर से पुल कर रहा है, तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, इंटरेक्शंस आ रही हैं। तो अब बेटा ये जो मॉलिक्यूल है ये वॉल पे जाके स्ट्राइक करेगा, बट उतनी जोर से जाके स्ट्राइक नहीं कर सकता, फोर्स पर यूनिट एरिया कम हो जाएगा। जिस फोर्स से इसने स्ट्राइक करना, अगर कोई और मॉलिक्यूल ना होता, किसी और के साथ बॉन्ड ना होता, तो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ जाके इसने स्ट्राइक करना था वॉल पे। सो कैन आई से इम्पैक्ट ऑन द वॉल, impact on the wall will decrease, impact on the wall will decrease, as a result pressure will decrease। क्यों? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कम हो गई, पर यूनिट एरिया फोर्स कम होने से प्रेशर कम हो जाता है। सो हमारा आंसर बनता है प्रेशर ऑफ द गैस डिक्रीजेस, हेंस इट इज ए पार्ट, ए ऑप्शन। क्लियर? सो इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन की क्या है कि आइडियल गैस के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें कोई बॉन्ड नहीं बनते हैं वो गैस आइडियल गैस होती है। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 12 वी कम टू क्वेश्चन 13। Density of a gas is given. Density is 1.964 gram per decimeter cube at temperature 273 and 76 centimeter pressure. Find out the gas. कौन सी गैस है ये? मीथेन या इथेन या कार्बन डाइऑक्साइड या जीनॉन, ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी का रिलेशन प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एनी गैस डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस, हेंस डेंसिटी इज इक्वल टू pm अपॉन RT। डेंसिटी इज pm अपॉन RT। प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, कितना एटमॉस्फेयर में नहीं है प्रेशर, देखो बेटा 76 सेंटीमीटर प्रेशर दिया, इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो कैन आई राइट 76 centimeter is nothing but 1 atmosphere, it is
1 एटमॉस्फेयर, तो हम प्रेशर की जगह तो 1 एटमॉस्फेयर ले लेंगे। एज अ रिजल्ट ये वैल्यू आएगी 1। मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर आपको गिवन है, टेम्परेचर का वैल्यू दिया है 273, आर ले लेंगे 0.0821। जब जब टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में होता है आर का वैल्यू ये लेना है। डेंसिटी इज गिवन 1.964। देखो क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू है ना डेंसिटी का 1.964। आर का वैल्यू आपने लिया 0.0821, बीच में इक्वल टू का साइन। सो मोलर मास आफ्टर कैलकुलेशन विल कम आउट टू बी 44। अगर मोलर मास 44 है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास फॉर कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, अनदर ऑक्सीजन 16, दिस इज 44। मोलर मास 44 किस गैस का है? CO2 का। हेंस इट इज कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो आपका आंसर सी ऑप्शन। बी वेरी केयरफुल फॉर द वैल्यू ऑफ आर। जब जब प्रेशर एटमॉस्फेयर में होगा आर आप क्या लोगे? 0.082 इन लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। आर का अगर यूनिट, आर का वैल्यू गलत सिलेक्ट हो गया तो न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। बी केयरफुल फॉर आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ गैस at 25 degree Celsius and 12 bar is same as that of nitrogen at 30 bar. डेंसिटी एक किसी अननोन गैस का सेम है नाइट्रोजन गैस के साथ, एंड यू आर गिवन सम टेम्परेचर वैल्यू एंड प्रेशर वैल्यू। क्वेश्चन में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर 25 ही है बट प्रेशर 12 एंड 30, राइट। एक अननोन गैस का 12 है और N2 का 30 है। वी कैन राइट density as Pm upon RT. Density of unknown gas is equal to density of N2. कौन सी गैस? X ले लो, गैस का नाम हमने X रख लिया, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे डेंसिटी की जगह? Pm अपॉन RT। इसको बेटा 1 ले लेते हैं और इसको 2 ले लेते हैं। N2 का सिंबल 2 रख लिया, अननोन गैस का सिंबल 1 रख लिया। और क्वेश्चन ने क्या क्या सेम दिया है हमें? एक तो टेम्परेचर 25 डिग्री ना, क्वेश्चन में देखो टेम्परेचर इज 25 डिग्री, तो टेम्परेचर तो कट जाएगा दोनों तरफ, आर वैसे ही कट जाना है, आर तो कांस्टेंट है। ये पी और एम का रिलेशन रह गया बस। P1 M1 इज इक्वल टू P2 M2। तो प्रेशर ओरिजिनली कितना था? 12, और गैस का मोलर मास हमें नहीं पता, इसका इक्वल टू करना है। डेंसिटी इक्वल किससे करना है? विद N2 गैस। N2 गैस का प्रेशर दिया है 30, N2 का मोलर मास है 28। आप क्वेश्चन में दोबारा देखो, उसका आपको 30 बार वैल्यू दिया गया है नाइट्रोजन का प्रेशर। एज अ रिजल्ट मोलर मास विल कम आउट टू बी 70 ग्राम। एक मोल का मास है 70 ग्राम पर मोल। एक मोल का जो मास होता है उसी को मोलर मास बोलते हैं ना। सो सी ऑप्शन इज द आंसर, 70, राइट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15th. The question on our screen is densities of two gases are in the ratio 1:2। दो गैसेस की डेंसिटीज हैं एंड देयर टेम्परेचर्स आर ऑल्सो गिवन इन द रेशो 2:1। व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रेशर्स? डेंसिटी का अनदर वैरायटी का क्वेश्चन है। दो गैसेस की डेंसिटीज आपको कंपेयर करनी है। डेंसिटी का रेशो गिवन है, टेम्परेचर का रेशो गिवन है, प्रेशर का रेशो आपको कैलकुलेट करना है। डेंसिटी इज इक्वल टू Pm अपॉन RT। दिस रिलेशन इज नोन टू अस। वी कैन राइट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हेंस आप कर दोगे D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, और टेम्परेचर बेटा डिनोमिनेटर में T1 आएगा क्योंकि टेम्परेचर का रिलेशन इनवर्स है। टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन है, प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो D1 अपॉन D2 इज 1/2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 कैलकुलेट होना है। प्रेशर का रेशो आपको फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर 1/2 गिवन है। क्वेश्चन में दोबारा देखते हैं। टेम्परेचर्स आर गिवन इन द रेशो 2:1
2 times is T1. As a result 1/2 हो गया, क्योंकि T2 is 1 and T1 is 2. So can I say P1/P2 आ गया 1/1. 1/1 means 1:1. 1:1 का मीनिंग है A ऑप्शन इज योर आंसर. गॉट इट. सो डेंसिटी के ऊपर काफी क्वेश्चंस हैं. किसी में मोलर मास निकालना है, किसी में डेंसिटी सेम है और आपको टेम्परेचर निकालना है, प्रेशर भी कैलकुलेट करने को कह सकते हैं. डेंसिटी ऑफ गैस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. 16th question. Helium and sulfur dioxide gases are present in a chamber in the molar ratio 2:5. दो गैसेज हैं, एक हीलियम गिवन है और एक सल्फर डाइऑक्साइड. इनका मोलर रेशियो है 2:5. हाउ मच ऑफ हीलियम विल डिफ्यूज इन द सेम टाइम इन विच 11.2 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज. रेट ऑफ डिफ्यूजन पे क्वेश्चन है. एज अ रिजल्ट ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का हेल्प लेना पड़ेगा. ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में बेटा रेट कंपेयर करना है दो गैसेस का, एक है हीलियम और एक है सल्फर डाइऑक्साइड. कैन आई से देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू वॉल्यूम ट्रेवल्ड बाय हीलियम अपॉन वॉल्यूम ट्रेवल्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड. तो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड मोलर मास के साथ इनवर्स रिलेशन. देखो क्या कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मोलर मास. जिस गैस का मोलर मास ज्यादा है उस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाता है. मतलब कि एक कंटेनर में H2 और O2 है तो मोलर मास O2 का ज्यादा है. दोनों गैसेस को अगर सेम टाइम पे कंटेनर से बाहर निकाल दिया जाए तो O2 विल मूव आउट एट ए स्लोअर रेट बिकॉज O2 इज अ हेवियर गैस. लाइटर गैस जल्दी से बाहर आ जाएगी, हैवी गैस स्लोली बाहर आएगी. एंड सेकेंडली रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है कि किसके मोल्स ज्यादा हैं. जिस गैस को कंटेनर में ज्यादा रखा गया, ज्यादा मोल्स जिस गैस के होंगे ऑब्वियसली उस गैस के रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब कंटेनर से बाहर आना, दैट विल बी हायर. तो ये दो कॉन्सेप्ट्स को हमने कंबाइन करके ये बेटा एक्सप्रेशन बना लिया है. वॉल्यूम ऑफ हीलियम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वो डिपेंड किस पे करता है, उनके मोल्स की रेशो पे, उनके मोलर मास की रेशो पे. बट मोलर मास के साथ इनवर्स है और रूट भी है. गॉट इट. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. नाउ आपके पास हीलियम का वॉल्यूम नहीं है गिवन, ये तो हमें कैलकुलेट करना है. सल्फर डाइऑक्साइड के लिए बोला 11.2 लीटर इज मूविंग आउट. क्वेश्चन में देखो कैन यू सी 11.2 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड बोला था. एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ मोल्स हीलियम के हमें 2 मोल्स गिवन थे, सल्फर डाइऑक्साइड के 5 गिवन थे. एंड दिस इज 64, दिस इज 4. तो वॉल्यूम ऑफ हीलियम ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 17.92 liters. After calculation you will get 17.92. Hence the result is C option. C part is the answer. Coming to question number 17. The question is, in which of the following pairs the gaseous species diffuse through a porous plug with the same rate of diffusion? आपको कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस दी हैं, जैसे कि N2 कार्बन मोनोऑक्साइड गिवन है, NO कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन, PH3 NH3 इज गिवन, NO एंड C2H6. 4 कॉम्बिनेशंस हैं आपके पास, 2-2 के सेट हैं. किस कॉम्बिनेशन में रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम होगा? देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन अभी अभी हमने देखा था वो डिपेंड करता है मोलर मास के ऊपर. तो जो भी दो गैसेस का मोलर मास सेम होगा तो सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन आएगा. If same molar mass means same is the rate of diffusion of the gas. पहले बोला था हैवी गैस है स्लो रेट पे चलेगी, अब हैवी नहीं है, अब दोनों गैसेस का मोलर मास सेम है तो ऑब्वियसली दोनों सेम रेट पे चलेंगी. एज अ रिजल्ट ऑप्शंस में देखो मोलर मास सबके कंपेयर करने पड़ेंगे. NO का बेटा है
मोलर मास 14 प्लस 16, 14 किसका लेना है, नाइट्रोजन का, एंड 16 इज ऑक्सीजन. कार्बन मोनोऑक्साइड इज 12 प्लस 16, तो ये तो इक्वल नहीं है. फिर और कौन कौन सी गैसेस हमें गिवन है, बी ऑप्शन में NO एंड CO2. NO अभी कैलकुलेट किया NO का, तो CO2 इज 44, 12 प्लस 16 प्लस 16. नेक्स्ट इज NH3. फॉर NH3 इट इज 14 प्लस 3, 14 प्लस 3 मतलब कि तो NH3 is 14 plus 3 17, and then PH3 phosphorus बेटा 31, मास चाहिए ना 31, and 3 यूनिट फॉर हाइड्रोजन 34. और डी ऑप्शन में क्या क्या गिवन था, NO एंड C2H6. NO तो हो ही चुका है, C2H6 होता है 2 कार्बन के लिए 24 एंड 6 फॉर हाइड्रोजन. दिस इज कमिंग आउट टू बी 30. ये बन रहा है 44, ये बन रहा है 30 और ये बन रहा है 28. अब देखो कौन सी ऑप्शंस में हमारे पास सेम मोलर मास आया. इट इज डी ऑप्शन, NO एंड C2H6. सेम मोलर मास का मतलब सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन. क्वेश्चन नंबर 18. मीथेन डिफ्यूजेस 2 times फास्टर देन अ गैस X. मीथेन का कंपैरिजन है किसी गैस, अननोन गैस X के साथ, एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन बेटा 2 times दिया है. द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ गैस X इज. आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करने के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं कि 32 ग्राम में कितने होंगे. तो कॉन्सेप्ट तो ग्राम्स लॉ से ही लेना है. ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में आप क्या करोगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, राइट, एंड स्क्वायर रूट इज ऑल्सो देयर इन द डिनोमिनेटर. तो हम कंपेयर करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन विद एन अननोन गैस X. तो आपके पास ये आ गया मोलर मास ऑफ अननोन गैस अपॉन मोलर मास ऑफ मीथेन. दिस वैल्यू इज 2:1. क्वेश्चन ने दिया था रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन डबल है, एंड मोलर मास ऑफ अननोन गैस वी हैव टू कैलकुलेट. कैन आई से इट विल बी 64. मोलर मास ऑफ अननोन गैस इज 64. अब बेटा मोलर मास जो किसी भी गैस का होता है, it contains Avogadro number of molecules. मोल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में. सो वी कैन से इफ 64 ग्राम ऑफ गैस X has or contains Na molecules, Na, then 32 gram will contain how much? It will be Na by 2. Number of molecules will be half of Avogadro number. Half of Avogadro number देखेंगे किस ऑप्शन में लिखा है. इट इज गिवन इन ऑप्शन बी. सो बी पार्ट इज योर आंसर, राइट, बी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19. Dalton's law of partial pressures is not applicable to. Not applicable ढूंढना है. O2 and ozone, carbon monoxide, carbon dioxide, ammonia and HCl, helium and oxygen. Just keep in mind that Dalton's law of partial pressure जो होता है, this law is applicable to non-reacting gases. गैसेस अगर आपस में रिएक्ट करेंगी तो वो कुछ और कंपाउंड बना देंगी, फिर डाल्टन्स लॉ का मीनिंग कुछ नहीं है, फिर गैस के पार्शियल प्रेशर का कोई मीनिंग नहीं है, राइट. डाल्टन्स लॉ ये बताता है टोटल प्रेशर in a container of 2 or 3 gases is equal to sum of their individual partial pressures. अब आपके पास O2 and ozone है, they don't react. Carbon monoxide, carbon dioxide, they don't react. But ammonia and HCl, ये reacting gases हैं. When they combine with each other, ammonium chloride is formed. So this law is not applicable to ammonia and HCl.
हीलियम एंड O2 भी एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में, ये भी नॉन रिएक्टिंग है। रिएक्टिंग गैसेस इसमें से, इस 4 ऑप्शन में से अमोनिया एंड HCl। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20। Question 20 is the ratio of molar mass, ratio of rate of diffusion of sulfur dioxide, oxygen and methane। आपको rate of diffusion कंपेयर करना है for 3 gases। कौन कौन सी 3 गैसेस हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, O2 एंड मीथेन। एंड ये सीक्वेंस भी फिक्स रखना पड़ेगा क्योंकि रेशो है ना। सो यूजिंग द ग्राम्स लॉ अगेन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द गैस। पहले आप 2 गैसेस का कंपैरिजन करते थे, इसमें 3 गैसेस का कंपैरिजन है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड एज कंपेयर टू मीथेन, it is equal to 1 upon molar mass of sulfur dioxide, molar mass of oxygen and molar mass of methane with root everywhere। root आपको लेना है डिनोमिनेटर में। तो सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास है बेटा 64, ऑक्सीजन का मोलर मास 32, मीथेन का मोलर मास 16। तो इसको सॉल्व करके ये आता है 1 upon 8, this is 1 upon 4 root 2, this is 1 upon 4। so convert it to simple ratio। 8 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तीनों को तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2 upon root 2, ये बन जाएगा 2। कैन आई से इट इज 1 is to root 2 is to 2, 1 is to root 2 is to 2, hence our answer is A option, 1 is to root 2 is to 2। clear? next question, equal volume of H2 and carbon dioxide are filled in a chamber at room temperature। which of the following is correct with respect to partial pressures of H2 and partial pressure of carbon dioxide। आपके पास एक कंटेनर है जिसमें इक्वल वॉल्यूम H2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिल कर दिया। अब पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा है किसका कम है ये कमेंट करना है। देखो बेटा, इक्वल क्या दिया है पहले ये देखते हैं। इक्वल वॉल्यूम दिया है। कीप इन माइंड, इक्वल वॉल्यूम मींस अगर वॉल्यूम इक्वल है इसका मीनिंग क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। इक्वल वॉल्यूम मींस इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। ये कौन से लॉ से हमें पता चलता है? बाय एवोगैड्रोस लॉ। By Avogadro's law, we can make a statement volume is directly proportional to number of moles of the gas। अब हमें दिया था equal volume, it means number of moles is equal। तो number of mole equal है अगर, तो equal moles से हम conclude करते हैं कि mole fraction will be equal। equal moles means equal mole fraction। और अगर मोल फ्रैक्शन इक्वल है तो पार्शियल प्रेशर इक्वल होगा। ये देखो मोल, हम दोनों गैसेस के मोल ले लेते हैं 1 and 1। लेट्स से कि H2 का 1 मोल और दूसरी थी कार्बन डाइऑक्साइड, उसका भी 1 मोल। अब मुझे मोल फ्रैक्शन H2 का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये 1 upon 1 + 1 आ जाएगा। आर यू गेटिंग हाफ? तो एक का मोल फ्रैक्शन हाफ है तो दूसरे का भी मोल फ्रैक्शन हाफ है। तो कीप इन माइंड, इक्वल मोल्स का कंक्लूजन निकलता है कि मोल फ्रैक्शन इक्वल है। नाउ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, राइट? तो इक्वल मोल्स मीन्स इक्वल मोल फ्रैक्शन and equal partial pressure will also be equal। तो आपके पास ऑप्शंस देखो, इक्वल वॉल्यूम था, इक्वल वॉल्यूम पे हमने एवोगैड्रोस कॉन्सेप्ट लगा के इक्वल मोल्स निकाल दिया। इक्वल मोल्स मींस इक्वल मोल फ्रैक्शन, हेंस पार्शियल प्रेशर इज इक्वल। सी ऑप्शन इज योर आंसर। क्लियर? सी पार्ट आंसर है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 इज अ सिलेंडर
is filled with gaseous mixture containing equal masses of carbon monoxide and H2. इस बारी इक्वल मोल्स नहीं है, इस बारी इक्वल मासेस हैं. पार्शियल प्रेशर रेशो यू हैव टू कैलकुलेट. इक्वल मास इज गिवन. तो हमारे रिलेशन में तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए ना. पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इनटू टोटल प्रेशर. तो मोल फ्रैक्शन तभी आएगी अगर नंबर ऑफ मोल्स पता हो. नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको मास इक्वल दिया है तो आप क्या करो, पहले मोलर मास देखो. मोलर मास ऑफ कार्बन मोनोक्साइड बेटा 28 एंड मोलर मास ऑफ N2 दैट इज ऑल्सो 28. दोनों का मोलर मास सेम हुआ. तो हम क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड का रेशो चाहिए. कैन आई से ये होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. यहां पे लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड इनटू टोटल प्रेशर. तो टोटल प्रेशर को आप कैंसल आउट करके मोल फ्रैक्शन रेशो बन गया. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कंपेयर टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड. अब मोल फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए. दोनों का इक्वल मास था. इक्वल मास का मतलब है ये ले लो 1/28 N2 का. और कार्बन मोनोक्साइड भी तो सेम आएगी, उसका भी तो 28 है. आर यू गेटिंग 0.5? अभी हम सिर्फ मोल फ्रैक्शन N2 का कैलकुलेट करते हैं. अभी मैं कार्बन मोनोक्साइड को हटा दिया, सिर्फ N2 का लिख दिया. N2 का मोल फ्रैक्शन जो है इट इज 1/2. ये 1 था, ये 1 + 1 था, 28 कैंसल्ड, यू आर गेटिंग 0.5. हेंस मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड इज ऑल्सो 0.5. दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम आ गया. हेंस पार्शियल प्रेशर विल बी सेम. ये देखो, जो मोल फ्रैक्शन का रेशो है वही पार्शियल प्रेशर्स का रेशो है. और पार्शियल प्रेशर सेम आएंगे बिकॉज मोल फ्रैक्शन इज सेम. आपका आंसर बनता है ए ऑप्शन. ए ऑप्शन इज द आंसर. सेम पार्शियल प्रेशर. सो कभी मास देते हैं, कभी नंबर ऑफ मोल्स देते हैं. आपको अल्टीमेटली मोल फ्रैक्शन बनाना है, फिर कंपैरिजन करना है. Is it okay? Next question is question 23. A balloon filled with ethine is pricked with a sharp point and quickly dropped in a tank of H2 under normal identical conditions. After a while, the balloon will have shrunk or enlarged or completely collapsed or remains unchanged in size. What is given to you? You have a balloon filled with ethine gas. इथाइन होता है बेटा C2H2. इसको प्रिक कर देते हैं, एक होल बना दिया. होल बनाने से गैस बाहर आएगी, बट इसको फिर एक और कंटेनर में रख दिया है जिसके अंदर H2 गैस है. बाहर H2 है और अंदर है एसिटलीन जिसको इथाइन भी कहते हैं. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर कर लेंगे हम. इथाइन विल start moving out of the hole, H2 will start move inwards. H2 अंदर की तरफ जा रही है और एसिटलीन बाहर की तरफ आ रही है. किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है वो देखेंगे. रेट ऑफ डिफ्यूजन मोलर मास पे डिपेंड करता है. मोलर मास ऑफ एसिटाइलिन इज 26, 2 कार्बन्स एंड 2 हाइड्रोजन्स. दूसरा है H2. मोलर मास ऑफ H2 इज 2 grams. ये बेटा ये जो C2H2 है दिस इज इथाइन. C2H2 इज इथाइन, राइट. तो आप बताओ किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा. इट विल बी फॉर H2 क्योंकि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मोलर मास. कैन आई से H2 ज्यादा रेट पे अंदर चली जाएगी. लाइटर गैस है, उसका रेट ऑफ फ्लो हाई है. जब अंदर का गैस का मूवमेंट ज्यादा है, एज ए रिजल्ट द बैलून विल बी मच लार्जर इन साइज. बैलून विल बी एनलार्ज्ड. आंसर इज बी ऑप्शन. इट विल बी एनलार्ज्ड इन साइज, राइट. सो रेट ऑफ डिफ्यूजन को आप कभी बैलून के लिए अप्लाई करते हो, कभी ये फाइंड आउट करने के लिए कि कितने मोल्स हैं, कितना वॉल्यूम ट्रेवल हुआ. ऑल दीज थिंग्स वी कैन कैलकुलेट. सो कमिंग टू क्वेश्चन 24. When the temperature of an ideal gas
is increased from 27 degree Celsius to 927 degree Celsius, the kinetic energy will be. ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या चेंज आता है टेम्परेचर के साथ उससे रिलेटेड है. जब हम टेम्परेचर 27 से 927 कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या सेम रहेगी या 8 टाइम्स होगी या 4 टाइम्स होगी, आपको ये आंसर करना है. कीप इन माइंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. एज अ रिजल्ट आपको रेशो लेना है फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर्स. काइनेटिक एनर्जी 1 एंड काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, राइट. तो एक टेम्परेचर है 27 डिग्रीज सेल्सियस, मतलब 27 प्लस 273, ये तो हो गया 300 केल्विन. दिस इज 300 केल्विन एंड द अदर वन इज 927 प्लस 300, ये 1200 केल्विन. तो 4 गुना टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है. इट इज इक्वल टू 1200, right. 4 times temperature has been increased. What is the change in kinetic energy? तो एक बारी वैल्यू आप kinetic energy का x ले लो और सेकेंड kinetic energy हम कैलकुलेट करेंगे. One temperature is 300, another temperature is 1200. As a result, kinetic energy 2 जो है that is 4 times of kinetic energy 1. 4 टाइम्स ऑफ x, मतलब सेकेंड काइनेटिक एनर्जी 4 गुना होती है. एंड वेलोसिटी में ऐसा नहीं होता. वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर. 2 चीजें याद रखनी है. जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर. दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स. बी केयरफुल कब आपको रूट लगाना है कब नहीं लगाना. तो हमारा आंसर बनता है सी ऑप्शन. काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो बिकम्स 4 टाइम्स, राइट. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25. द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ अ गैस एट सेम टेम्परेचर इज. एवरेज वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. यू बार सिंबल होता है एवरेज वेलोसिटी का. फॉर अ गैस मॉलिक्यूल इट इज गिवन बाय 8RT अपॉन पाई m with root also. And most probable velocity का symbol है अल्फा, that is equal to under root 2RT upon m. तो इन दोनों का रेशो कैलकुलेट करना है फॉर अ गैस एट सेम टेम्परेचर. U बार अपॉन अल्फा, दिस इज टू बी कैलकुलेटेड. U बार की वैल्यू के अंदर आप लिखोगे अंडर रूट 8 अपॉन पाई, क्योंकि RT अपॉन m कैंसल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 अपॉन 1. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनता है रूट 8 अपॉन पाई एंड हेयर इट इज 1 अपॉन अंडर रूट 2. सो आफ्टर सॉल्विंग ये आंसर आ जाएगा. रूट 8 को हम लिख देते हैं 2 रूट 2 अपॉन अंडर रूट पाई 1 upon root 2. So root 2 will be cancelled and 2 upon pi is your answer. It will become equal to 2 upon pi. So the ratio will be 2 upon under root pi for u bar upon alpha. Let's come to the options. 2 upon root pi मतलब C option आंसर. इस तरीके से अगर हमें एक्सप्रेशन पता हो, टेम्परेचर सेम दिया है, मोलर मास सेम है क्योंकि सेम गैस है ना, सेम गैस इज गिवन टू यू, गैस एंड सेम टेम्परेचर. ना तो मोलर मास चेंज हो रहा है ना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, आपको रेशो इस तरीके से कैलकुलेट करनी है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. Question 26 is the molecules of an ideal gas have RMS velocity 50 meter per second at 27 degrees Celsius. What is its RMS velocity at 627 degrees Celsius? This question is on RMS. दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे RMS को कंपेयर करना है एंड सेम गैस मतलब मोलर मास इज सेम. Molecules of ideal gas.
RMS का रिलेशन लिखेंगे URMS इज इक्वल टू √3RT/m। फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर्स आपको रेशो कैलकुलेट करना है। U1 हम वैल्यू लेते हैं एट टेम्परेचर T1 एंड U2 इज द वेलोसिटी एट टेम्परेचर T2। कौन सी वेलोसिटी? RMS। इट इज इक्वल टू √T1/T2। तो एक वैल्यू आपके पास 50 है, दूसरी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है टेम्परेचर 27 की जगह 300 केल्विन एंड 627 जो है दैट विल बी 900 केल्विन, राइट। तो U2 का वैल्यू आ जाएगा, इट इज 50/U2 इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 कितना होता है? 1.732। योर आंसर इज 50√3, बट हमें इसको सिंप्लीफाई करना है वैल्यू पुट करके 1.732 एंड वेलोसिटी विल बी इन मीटर पर सेकेंड। 86.6 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। 86.6 मीटर पर सेकेंड। सो सी ऑप्शन में आपके पास वेलोसिटी का आंसर रिटन है 86.6। इन दिस वे URMS can be compared, most probable velocity can be compared and average velocity can be compared. Question 27. The average velocity of helium is √8 times that of oxygen. Helium का जो average velocity है it is √8 times that of oxygen. Which of the following is correct for their temperature? हमें हीलियम का वेलोसिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा दिया है और ये पूछा जा रहा है क्या दोनों का टेम्परेचर सेम है, और टेम्परेचर ऑफ हीलियम इज मोर और टेम्परेचर ऑफ हीलियम इज लेस, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी का बेटा एक्सप्रेशन हम लिखेंगे। फॉर एवरेज वेलोसिटी आप पहले एक तरफ हीलियम और एक तरफ ऑक्सीजन लिख लो एंड देयर एवरेज वेलोसिटी इज U bar of helium is √8 times of U bar of oxygen. This is given by the question. तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आएंगी? ये एक्सप्रेशन में 8RT/πm, लेफ्ट साइड पे एवरी इंफॉर्मेशन इज ऑफ हीलियम, राइट साइड पे आप ये सारा ऑक्सीजन के लिए लिख दोगे √8RT ऑफ ऑक्सीजन अपॉन पाई इंटू m ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। सो कॉमन टर्म्स विल बी कैंसल्ड, 8R एंड पाई they are common on both sides। तो हमारी इक्वेशन रेड्यूस हो जाएगी। टेम्परेचर ऑफ हीलियम, मोलर मास ऑफ हीलियम इज 4 एंड राइट साइड पे टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 एंड √8 इज ऑलरेडी देयर। टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स you will get temperature of helium upon 4 is equal to 8 into temperature of oxygen upon 32. So they are equal. 4 and 4 will be cancelled. As a result, our equation will reduce to temperature of helium is equal to temperature of oxygen. दोनों का टेम्परेचर सेम है, इवन दो मोलर मास हीलियम का कम है, हीलियम का वेलोसिटी ज्यादा था, हीलियम का वेलोसिटी √8 टाइम्स था एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो हमारा आंसर बनता है ए ऑप्शन। ए में लिखा है दोनों टेम्परेचर्स इक्वल हैं, बोथ द गैसेस आर एट इक्वल टेम्परेचर, तब भी जो हीलियम का एवरेज वेलोसिटी होगा वो ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि हीलियम इज अ लाइटर गैस, ऑक्सीजन इज अ हैवियर गैस, राइट। कमिंग टू क्वेश्चन 28, which of the following is not the value of R? ये चार ऑप्शंस में से R का वैल्यू कौन सा नहीं है, मतलब 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, 1 इज रॉन्ग ऑब्वियसली। सो R को आप PV इज इक्वल टू NRT से कैलकुलेट करिए, PV इज इक्वल टू NRT, तो ये R बन जाएगा PV/NT। तो हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेशर रखेंगे, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, टेम्परेचर ले लेंगे 273 केल्विन फॉर 1 मोल ऑफ द गैस। वॉल्यूम होता है बेटा मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर्स। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद R का वैल्यू आएगा
0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। अब हमें एक ऑप्शन तो दिख रहा है ना, आर का 4 यूनिट्स में से बी ऑप्शन करेक्ट आ चुका है 0.0821, राइट। अब हमें एसआई यूनिट्स के अंदर वैल्यू डालनी है, एसआई यूनिट प्रेशर का, वॉल्यूम का। तो फिर से आर जो है इट इज इक्वल टू पीवी अपॉन एन टी। प्रेशर जो होगा, आप 1 एटमॉस्फेयर नहीं लिखना, एटमॉस्फेयर को पास्कल में कन्वर्ट करना है। 1 एटमॉस्फेयर इज अप्रोक्सीमेटली 10⁵ पास्कल। पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर की जगह मैंने लिखा 10⁵। वॉल्यूम अब लीटर्स में नहीं, वॉल्यूम का एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब। 22.4 लीटर की जगह 10⁻³ एंड डिनोमिनेटर में 1 मोल ऑफ द गैस। टेम्परेचर आप लेने वाले हो 273 केल्विन बिकॉज दिस इज एसटीपी टेम्परेचर। दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 8.314 and the units will become जूल पर केल्विन पर मोल। जूल पर केल्विन पर मोल। ये देखो बेटा, ये आपके पास था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में एंड वॉल्यूम था मीटर क्यूब में, टेम्परेचर केल्विन में। तो इस तरीके से आपने कन्वर्ट कर किया, इसको जूल बना दिया, तो 8.314 वैल्यू आती है। एसआई यूनिट्स में जो आर की वैल्यू है दैट इज 8.314। 8.314 देखो किस ऑप्शन में गिवन है, डी ऑप्शन में, जूल पर केल्विन पर मोल। अब हमें कैलोरीज में कन्वर्ट करना है इसको। कैलोरीज में ये याद रखिए 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। 1 कैलोरी इज 4.2 जूल। तो 8.314 को अगर हम 4.2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1, ये एग्जैक्ट वैल्यू 1.99 आती है, बट अप्रॉक्सीमेशन में हम इसको 2 ले लेते हैं। इट इज 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, राइट। लेट्स कम टू द ऑप्शंस नाउ। फाइनल रिजल्ट, एक तो कैलोरीज में आ चुका है, एक जूल्स में आया, उसके बाद ये वाली वैल्यू आई थी 0.0821, इट वॉज इन लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो हमारी ऑप्शंस के अंदर सी पार्ट जो है 9.8 कैलोरी पर मोल, दिस इज नॉट देयर। नॉट करेक्ट हमें लिखना था ना, सो नॉट करेक्ट इज सी पार्ट। कैलोरीज में 9.8 नहीं, कैलोरीज में 2 आता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर का वैल्यू अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग लेना है, बी केयरफुल फॉर द यूनिट्स। क्वेश्चन 29, द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट रूम टेम्परेचर इज। हाइड्रोजन का RMS स्पीड कितना है, 2400 मीटर पर सेकेंड। देन द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन वुड बी। आपको हाइड्रोजन गैस का स्पीड ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करने को बोला जा रहा है। तो URMS का एक्सप्रेशन, इस क्वेश्चन में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, पहले क्वेश्चन आया था वहां टेम्परेचर चेंज था, यहाँ गैस चेंज हो रही है, मतलब मोलर मास इज चेंजिंग। सो अगेन द एक्सप्रेशन इज सेम, URMS is equal to √3 RT by M and we will write एक बारी रेशो में न्यूमरेटर में H2, डिनोमिनेटर में O2। इट इज इक्वल टू टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रूट है टेम्परेचर ऑफ H2 इन द न्यूमरेटर, टेम्परेचर ऑफ O2 इन द डिनोमिनेटर। तो H2 का जो टेम्परेचर है वो हमें, टेम्परेचर तो सेम दिया है बेटा, टेम्परेचर सेम है तो मोलर मास लिखना था। टेम्परेचर तो वैसे ही कट जाएगा क्योंकि सेम है, तो मोलर मास आएगा O2 का न्यूमरेटर में, मोलर मास ऑफ H2 इन द डिनोमिनेटर। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। O2 का मोलर मास 32, H2 इज 2 एंड वेलोसिटी ऑफ H2 आपको गिवन है 2400, वेलोसिटी इज गिवन इन मीटर पर सेकेंड। एज अ रिजल्ट योर आंसर विल कम इन मीटर पर सेकेंड। 2400 अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4। आपकी राइट साइड 4 बन रही है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 600 मीटर पर सेकेंड। इट इज 600 मीटर पर सेकेंड। सो 600 इज इन विच ऑप्शन, सी ऑप्शन।
सी पार्ट इज द आंसर। वेलोसिटी कभी आरएमएस पूछते हैं, कभी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पूछते हैं, मोस्ट प्रोबेबल हो या आरएमएस हो या एवरेज वेलोसिटी हो, every time it is directly proportional to root of temperature and inversely proportional to root of molar mass. Question number 30. Two samples of gases A and B are at same temperature. The molecules of A are traveling 4 times faster than molecules of B. Then what will be the ratio of their molar mass? Molar mass का ratio calculate करना है. Again question is अबाउट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखते हैं, दे आर मूविंग फास्टर। फास्टर मतलब वेलोसिटी की बात हो रही है। वेलोसिटी ऑफ ए कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ बी इन द न्यूमरेटर, मोलर मास ऑफ ए इन द डिनोमिनेटर। रेशियो ऑफ मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज आपको गिवन है 4। it is equal to under root molar mass of B upon molar mass of A, right? तो ये लेफ्ट साइड पे तो बन गया 16, you can take square on both sides and get the ratio of molar mass of B upon A, right? molar mass of B upon molar mass of A 16 आ रहा है, बट क्वेश्चन ने आपको बोला है A न्यूमरेटर में चाहिए, मोलर मास ऑफ A अपॉन B पूछा है। सो ए को ऊपर रखना है, बी को नीचे रखना है, इट इज़ 1/16। तो देखो एक ऑप्शन में 16 भी दे रखा है, एक ऑप्शन में 1/16 भी दे रखा है। बी केयरफुल, डी आंसर है, बिकॉज ए अपॉन बी का आंसर देना है, ना कि बी अपॉन ए का। गॉट इट? डी ऑप्शन इज द आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 नाउ। The average kinetic energy of one molecule of ideal gas at 27 degrees Celsius and 1 atmosphere pressure is। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है 3/2 RT, बट दिस इज फॉर 1 मोल। यू हैव टू कैलकुलेट फॉर 1 मॉलिक्यूल। क्वेश्चन में देखो फॉर 1 मॉलिक्यूल टेम्परेचर इज गिवन, प्रेशर इज गिवन, व्हाट कैन बी डन नाउ? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल के लिए हम इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। 3/2 RT जो है इट इज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो ये बना 3/2 KT, राइट? R is the gas constant. When it is divided by Avogadro number it becomes Boltzmann constant. So kinetic energy पर मॉलिक्यूल का आंसर आ रहा है एक्सप्रेशन आ गया 3/2 KT। अब वैल्यू चाहिए, K का वैल्यू साइड पे कैलकुलेट करते हैं। K इज इक्वल टू R अपॉन NA। R इज 8.314 and NA Avogadro number 6.023 into 10 raised to power 23. After dividing you will get 1.38 into 10 raised to power minus 23. It is joule per Kelvin per molecule. Joule per Kelvin per molecule, right? तो ये वैल्यू हम वहां जाके पुट कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो 3/2 KT आया था, 3/2 KT। So let's substitute the values now. 3/2 into 1.38 into 10 raised to power minus 23. It is to be multiplied by temperature 27 degrees मतलब 300 Kelvin. If I multiply and then calculate 6.21 into 10 raised to power minus 21 is the value. तो ये जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है इट इज इन जूल्स, जूल पर मॉलिक्यूल। एक एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी का ये वैल्यू है। राइट? सो कमिंग टू द ऑप्शंस, ऑप्शंस में 6.21 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 21 गिवन है। सो बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 NT होता है, 3/2 nRT होता है, बट यहाँ पर मॉलिक्यूल चाहिए था तो 3/2 KT। K is Boltzmann constant. Next question is deviations from ideal behavior will be more
इफ द गैस इज सब्जेक्टेड टू। आइडियल बिहेवियर से डिविएशंस कब शो होती हैं? व्हेन द गैस इज सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर और लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। इन दिस मैनर यू हैव टू आंसर। तो देखो बेटा, एट हाई प्रेशर deviations will be observed. Deviations are observed. कैसे करेंगे हम एक कंटेनर लेते हैं, ये कंटेनर का ओरिजिनल साइज है। Let's say in the beginning this is the size of the container. Then high pressure is applied. High pressure से क्या होता है? वॉल्यूम कम हो जाता है। Let's say now this is the space in which all the molecules have to adjust themselves. Now this is the volume V after high pressure. Now molecules are coming very close to each other. When they are coming closer, they will make some bonds with each other, hydrogen bond or any other type of interactions like dipole-dipole, or it may be van der Waals interaction. So ideal gas means no interactions, but now you have increased the pressure. With increase in pressure, molecules are coming closer. As a result, intermolecular interactions have started. Intermolecular interactions, they have come into play. As a result, ideal behavior will not be observed. Gas will deviate from ideal behavior. प्रेशर में तो आ गया आंसर हाई प्रेशर। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर हाई होगा तो आइडियल बिहेवियर है या टेम्परेचर लो होने पे आइडियल बिहेवियर है? लेट्स टॉक अबाउट टेम्परेचर नाउ। देखो, व्हेन टेम्परेचर इज लो, लो टेम्परेचर मींस यू हैव कूल्ड द गैस। कूलिंग से क्या प्रॉब्लम आती है? बिकॉज ऑफ कूलिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेज। As we know, kinetic energy depends upon temperature, so kinetic energy decreases. Molecules are not energetic now. They are not able to move. They don't go away from each other. They will try to stay closer to each other. Hence, interactions will be there, bonds will be there. Ideal behavior will not be observed. So, deviation from ideal behavior will be observed at number 1 high pressure and number 2 low temperature. At low temperature, lot of deviations are there. Deviations क्यों हो रही हैं? Deviations का reason सिर्फ एक है, interactions, intermolecular bonds. Intermolecular bonds are there. As a result, deviations are observed. Right? So, question number 32, your answer becomes A option. At low temperature and at high pressure, deviations will be observed. Question 33 now. Again, question related with van der Waals equation. The compressibility factor for a real gas, you have to tell about compressibility factor for a real gas at high pressure. Means हमें एक कंडीशन दे रखा है हाई प्रेशर का, तो 4 ऑप्शंस में से चूज करना है Z का क्या एक्सप्रेशन बनेगा। Z है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं van der Waals इक्वेशन से। रियल गैस इक्वेशन मीन्स van der Waals equation we have to write. Equation क्या है? P plus a n square upon v square divided by v minus nb is equal to nRT. Right? तो n को 1 मोल ले लो, n का वैल्यू रख लो 1 मोल, तो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी टू सम एक्सटेंट। ये बन जाएगी p plus a upon v square into v minus b is equal to RT. राइट? नाउ प्रेशर इज हाई। क्वेश्चन ने दिया था कंडीशन एट हाई प्रेशर। देखो बेटा, हाई प्रेशर पे हम क्या करेंगे? P प्लस A को अप्रोक्सीमेटली P ले लेते हैं। van der Waals कांस्टेंट A जो है दैट इज नॉन जीरो एक्चुअली एट हाई प्रेशर। अभी अभी हमने बोला भी था कि बॉन्ड्स बन जाते हैं, और van der Waals कांस्टेंट A इज एक्चुअली नॉन जीरो एट हाई प्रेशर. Interactions are there, bonds are there, but because the value of pressure is very high, so A का छोटा सा मैग्नीट्यूड
उस हाई प्रेशर के सामने आप इग्नोर कर सकते हो। समझ लो कि ये वैल्यू हमारे पास प्रेशर की है 100, ए का वैल्यू नॉन जीरो है बट बहुत ही छोटा होता है, लेट्स से इट इज 0.1, देन इट इज रिटन एज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 100, राइट। अप्रोक्सीमेटली ये 100 है, इसलिए हम ए को इग्नोर कर देंगे। हमारी इक्वेशन में ये इस इक्वेशन का नंबर 1 है ना, तो ये कंडीशन जो है इक्वेशन 1 में अप्लाई कर देंगे। इन इक्वेशन 1 आप ए को हटा दो, पी इन इक्वेशन 1 कैन आई से a अपॉन वी स्क्वायर इज निग्लेक्टेड। जब a निग्लेक्ट कर दिया तो a अपॉन वी स्क्वायर इज निग्लेक्टेड, आपकी इक्वेशन बन गई v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। लेट्स ओपन द ब्रैकेट नाउ, ये बनता है पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय आर टी, डिवाइड both sides by RT, you will get PV upon RT minus PB upon RT is equal to 1 and PV upon RT is Z, तो Z is equal to 1 plus PB upon RT। आपकी वंडरवॉल इक्वेशन से अगर आपने Z कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्म आ जाएगी when it is high pressure। तो आइडियल गैस नहीं है ये, फॉर आइडियल गैस Z is always 1। तो क्वेश्चन ने तो खुद लिख दिया था रियल गैस के लिए है, इट वॉज रिटन इन द क्वेश्चन फॉर रियल गैस, राइट। तो हमारा आंसर क्या बना, 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी, मतलब सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज योर आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 34। इफ V is the volume of 1 mole of gas molecules under the given condition, then the van der Waal constant B is, you have to calculate B। आपको क्या given है, volume of 1 molecule, volume of 1 molecule is V, then find out the van der Waal constant, मतलब कि volume of molecules का van der Waal constant B से क्या relation है वो बताना है। So keep in mind, ये जो van der Waal constant B होता है ना, van der Waal constant B, ये बेटा 4 times of volume of molecules in 1 mole of the sample होता है। It is 4 times of volume of molecules। Can I write van der Waal constant B is equal to 4 multiplied by volume of 1 mole of molecules। कहने का मतलब 1 मोल में जो भी molecules हैं उनके वॉल्यूम से 4 गुना ज्यादा स्पेस ये ऑक्यूपाई करते हैं मॉलिक्यूल्स। 1 सेकेंड, लेट मी राइट। देखो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम अगर V इंटू एन है तो अपना जो भी वॉल्यूम है उससे 4 गुना ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, बिकॉज मॉलिक्यूल हैज टू मूव अराउंड। ये कोई सॉलिड का मॉलिक्यूल नहीं है कि फिक्स होके एक कॉर्नर पे बैठेगा, ये गैस का सैंपल है। सो मॉलिक्यूल लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब जगह घूमेगा, एज ए रिजल्ट अपने से 4 गुना ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। दिस वॉज टोल्ड बाय van der Waal एंड प्रूव्ड बाय van der Waal ऑल्सो, राइट। तो आपका आंसर बनता है डी ऑप्शन, डी पार्ट इज द आंसर। 4 times of volume of molecules and Avogadro number has to be considered because 1 mole लेना है। Coming to the next question, the question on our screen is the van der Waal equation of state is given by this P plus A n square upon V square। Find out the dimensions of A upon B। What is to be calculated? A upon B का आपको यूनिट्स का रेशो लेना है। तो आप क्या करोगे, पहले प्रेशर करेक्शन के ऊपर आते हैं। van der Waal इक्वेशन में A और B जो कांस्टेंट हैं उसके लिए हम प्रेशर और वॉल्यूम करेक्शन लगाते हैं। पहले प्रेशर करेक्शन स्मॉल p इज इक्वल टू A n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। तो A लेफ्ट पे ले आओ, A विल बी इक्वल टू पी वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब आप van der Waal कांस्टेंट A के यूनिट्स निकाल सकते हो। एटमॉस्फेयर इज, प्रेशर को एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम को लीटर में, मोल डिनोमिनेटर में है तो मोल रेज टू पावर -2। दीज आर द यूनिट्स ऑफ A। और B तो बेटा वॉल्यूम करेक्शन है, उसके यूनिट होते हैं लीटर पर मोल। B के यूनिट्स हैं लीटर पर मोल।
नाउ रेशो इज टू बी टेकन, A अपॉन B चाहिए। तो A के लिए हम यहां से नोट करेंगे एटमॉस्फेयर, देन लीटर स्क्वायर मोल रेस टू पावर -2 डिवाइडेड बाय लीटर पर मोल, लीटर पर मोल। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आ जाएगा एटमॉस्फेयर देन लीटर मोल -1, A अपॉन B के यूनिट्स आ गए, एटमॉस्फेयर लीटर मोल -1। कमिंग टू दी ऑप्शंस, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, एटमॉस्फेयर लीटर मोल रेस टू पावर -1, मतलब बी ऑप्शन इज द आंसर। आफ्टर 35 लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 36 नाउ। 36 क्वेश्चन है, द फिगर shows graph of pressure versus density of an ideal gas at two temperatures T1 and T2। ग्राफ किस किस का है, प्रेशर और डेंसिटी के बीच में, एंड टेम्परेचर्स आर गिवन T1 एंड T2, विच इज करेक्ट। देखो प्रेशर का डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डेंसिटी ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। तो अब प्रेशर आपके पास वाई एक्सिस पे गिवन है, पहले आप ना एक प्रेशर कांस्टेंट फिक्स कर लो। ये फिक्स्ड वैल्यू ऑफ प्रेशर के लिए कैन आई से दिस इज द डेंसिटी D1, दिस इज द डेंसिटी D2, D1 D2 डेंसिटीज आ गई। फ्रॉम द ग्राफ कैन आई से D2 इज बिगर देन D1, दिख रहा है ग्राफ से D2 का वैल्यू बड़ा है, और डेंसिटी और टेम्परेचर का आपस में तो रिलेशन इनवर्स का होता है। इफ D2 इज बिगर इट मीन्स T1 इज बिगर, बिकॉज डेंसिटी होता है PM अपॉन RT, हेंस T1 इज बिगर देन T2। आपके ग्राफ में दो लाइनें दी हैं, जो T1 टेम्परेचर है दैट इज बिगर, सो A ऑप्शन इज द आंसर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिक्स करो पहले प्रेशर का वैल्यू, उस फिक्स प्रेशर के वैल्यू पे हम अलग अलग वैल्यूज ऑफ डेंसिटीज को कंपेयर करेंगे D1 एंड D2 को, अकॉर्डिंगली उस डेंसिटी का फिर टेम्परेचर के साथ आप रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हो। गॉट इट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 37 नाउ। 37 में देखो, डेंसिटी ऑफ एयर इज गिवन हाउ मच, सम वैल्यू 0.00130 इन ग्राम पर मिलीलीटर, फाइंड आउट वेपर डेंसिटी ऑफ एयर। आपको डेंसिटी गिवन है और कैलकुलेट क्या करना है, वेपर डेंसिटी। देखो जी, वेपर डेंसिटी का रिलेशन क्या होता है मोलर मास के साथ, मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, एंड मोलर मास इज द मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP, राइट। तो वेपर डेंसिटी तो मोलर मास से हाफ होती है, सो कैन आई से वेपर डेंसिटी इज द मास ऑफ 11.2 लीटर्स ऑफ गैस एट STP। हमारे पास वैल्यू डेंसिटी का कुछ गिवन था 0.0, डेंसिटी ऑफ एयर का क्वेश्चन है, आपको डेंसिटी गिवन है हाउ मच, इट इज 0.00130। क्वेश्चन में चेक कर लो, दिस इज द वैल्यू गिवन टू अस। तो ये डेंसिटी हमें गिवन है, इट मीन्स ये ग्राम पर मिलीलीटर में है, तो 1 मिलीलीटर का वेट आपको पता है। डेंसिटी से हम ये लिख सकते हैं 1 मिलीलीटर ऑफ एयर वेज हाउ मच, 0.00130। कैन आई कैलकुलेट फॉर 11.2 लीटर, उस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, इट इज 11200 मिलीलीटर, इट विल बी इक्वल टू 0.00130 मल्टीप्लाइड बाय 11200। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट 14.56 grams। 14.56 मीन्स डी ऑप्शन इज द आंसर। बी वेरी केयरफुल, आपकी सी और डी ऑप्शन बहुत क्लोजर हैं। सी में 14.48 दिया है और उसमें 14.56 दिया है, सो बी पर्टिकुलर वाइल मल्टीप्लाइंग, राइट। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 38।
Which of the following expressions regarding the unit of coefficient of viscosity is not true? Coefficient of viscosity बेटा eta होता है. It is written as eta, coefficient of viscosity. एक लिक्विड का लेयर, लिक्विड का जो एक लेयर है वो दूसरी लेयर को अपोज करता है, उसको मूव नहीं होने देता, इसको हम विस्कोसिटी कहते हैं. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी. तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, इट इज रिटन बाय द एक्सप्रेशन ईटा इंटू ए इंटू डी वी अपॉन डी एक्स. तो आप क्या करेंगे, ईटा कैलकुलेट कर लेंगे, ईटा को लेफ्ट पे ले आओ, ये हो गया एफ इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय ए अपॉन डी वी. नाउ वी कैन राइट द यूनिट्स. फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डी एक्स मतलब डिस्टेंस, वो मीटर्स में आएगा, एरिया इज इन मीटर स्क्वायर एंड वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड. सेकेंड ऊपर चला गया, मीटर पर सेकेंड का सेकेंड ऊपर गया, तो ये टर्म्स आपके पास कैंसिल हो रही हैं. सो ईटा इज कमिंग आउट टू बी, क्या वैल्यू बन गई, यूनिट्स क्या बन गए, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इसको बेटा 1 पॉइजली कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज पॉइजली. कीप इन माइंड, ये इसका यूनिट का नेम है, पॉइजली, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. गॉट इट. अब हम इसकी वैल्यू को CGS सिस्टम में लिखें अगर, तो न्यूटन की जगह डाइन आएगा, सेकेंड विल बी सेकेंड ओनली, एंड मीटर स्क्वायर की जगह बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर सेंटीमीटर स्क्वायर है डिनोमिनेटर में 1. और ये जो आया ना बेटा, ये 1 पॉइजली इज इक्वल टू 10 पॉइज. 1 पॉइजली 10 पॉइज होता है. एज अ रिजल्ट हम कह सकते हैं 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट 10 पॉइज. Hence, I can say 1 poise is equal to 0.1 Newton second per meter square. This is poise. ये जो है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, this is nothing but equal to poise. तो एक पॉइजली के अंदर 10 पॉइज होते हैं, हैंस 1 पॉइज के अंदर 0.1 पॉइजली होंगे. अब हम ऑप्शंस पे आते हैं. हमें क्या ढूंढना था, विच वन इज नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू ढूंढना था. तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी ए तो करेक्ट आ गया, ए इज डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बट बी इज रॉन्ग. बी में क्या लिखा है, पर सेकेंड, सेकेंड न्यूमरेटर में आता है ना कि डिनोमिनेटर में. बी ऑप्शन इज रॉन्ग. सी करेक्ट है, सी हमने प्रूव किया था, और डी भी प्रूव कर रखा है. लास्ट में बॉटम पे डी का प्रूव लिखा हुआ है, ये डी ऑप्शन का प्रूव है. दोबारा से देखिए, पॉइजली इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एंड पॉइज इज डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट, इन दिस वे हमारा बी ऑप्शन जो है दैट इज नॉट करेक्ट. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 40th क्वेश्चन क्या है, इफ अ गैस एक्सपेंड्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर. गैस के अंदर एक्सपेंशन हो रहा है बट टेम्परेचर इज कांस्टेंट. व्हाट डज इट इंडिकेट, इंडिकेट क्या करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर इंक्रीजिंग, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग, प्रेशर इज इंक्रीजिंग, और काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स द सेम. सो कीप इन माइंड, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी. बट हमारे क्वेश्चन में हमें कंडीशन दिया था कांस्टेंट टेम्परेचर. कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है it means kinetic energy will also remains the same. Kinetic energy is also constant. Hence the answer becomes D option. D part answer है, kinetic energy change नहीं होगा. Coming to question number 40. What volume of oxygen gas measured at 0 degree Celsius and 1 atmosphere pressure is needed to burn completely 1 liter of propane gas measured at the same condition.
आपके पास ऑक्सीजन यूज करनी है क्वेश्चन में, किसको बर्न करने के लिए? प्रोपेन को। तो प्रोपेन का बर्निंग का रिएक्शन, कंबस्शन ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन है C3H8, उसको हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, लेफ्ट पे 3 मोल है तो कार्बन डाइऑक्साइड के राइट पे 3 मोल आएंगे। 3 मोल नहीं है, लेफ्ट पे 1 ही मोल था प्रोपेन का, बट उसमें 3 कार्बन थे, इसलिए राइट साइड पे मैंने कार्बन को बैलेंस कर दिया। हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं एंड नाउ ऑक्सीजन इज लेफ्ट, तो काउंट करेंगे ऑक्सीजन, तो बेटा यहाँ पे 5 मोल आएगा। कहने का मतलब ये है, इक्वेशन हमें शो करती है कि 1 मोल ऑफ प्रोपेन विल रिक्वायर 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंबस्शन, राइट। तो हमें क्या क्वेश्चन ने पूछा है? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द बर्निंग ऑफ 1 लीटर ऑफ प्रोपेन, एंड टेम्परेचर प्रेशर सेम है, जो टेम्परेचर पे ऑक्सीजन है उसी टेम्परेचर पे आपके पास ये है, प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर 0 डिग्री, दोनों का सेम टेम्परेचर, ऑक्सीजन का भी प्रोपेन का भी, बिकॉज दे आर केप्ट इन द सेम कंटेनर, तभी तो बर्निंग हो रही है ना। तो देखो, कैन आई से 5 मोल और 1 मोल का रेशो है, प्रोपेन को लेफ्ट पे रखो, 1 मोल प्रोपेन मीन्स 22.4 लीटर प्रोपेन, राइट, बिकॉज STP कंडीशंस आर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, आपको दिया है 0 डिग्रीज। एज अ रिजल्ट हम ये इक्वेशन बना सकते हैं, 22.4 लीटर ऑफ प्रोपेन रिक्वायर्स ऑक्सीजन इक्वल टू हाउ मच? 5 टाइम्स 5 मोल, 5 मोल का मतलब 5 इंटू 22.4, 5 इंटू 22.4, then 1 liter of propane will require how much? It will be 5 multiplied by 22.4 divided by 22.4. So your answer is 5 liter. 1 लीटर अगर प्रोपेन को बर्न करना है तो 5 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, प्रोवाइडेड STP कंडीशंस आर मेंटेन्ड, राइट। अगर हम यहाँ टेम्परेचर चेंज कर देते हैं या कोई प्रेशर चेंज कर दिया, फिर वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, फिर आंसर आपका चेंज हो जाएगा। बी केयरफुल। सो डी ऑप्शन इज द आंसर। इट वाज इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, AIPMT ऑल इंडिया PMT 2008 का क्वेश्चन था, मोलर रेशो पे क्वेश्चन था, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए इसके लिए। कमिंग टू क्वेश्चन 41, by what factor does the average velocity of gaseous molecule increase when the temperature is increased? पहले क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी पे पूछ रहे थे, अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं वेलोसिटी के ऊपर, एंड इट इज आल्सो 2011 का क्वेश्चन है, AIPMT। टेम्परेचर आप क्वेश्चन के अंदर डबल कर रहे हो, एवरेज, उसका एवरेज वेलोसिटी का पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे U बार, U bar is equal to under root 8 RT upon pi m। पहला velocity U1, next velocity U2 and temperatures में T1, T2, but root is to be written under root of T1 upon T2। अब टेम्परेचर डबल कर दिया, मतलब T2 को T2 is 2 times of T1, दिस कंडीशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये हो गया U1 अपॉन U2 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2, हेंस U2 इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ U1। रूट 2 का वैल्यू क्या होता है? 1.414 इंटू U1, दिस इज इक्वल टू U2। 1.414 मतलब आंसर है ए ऑप्शन। क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस देखो, क्वेश्चन में टेम्परेचर डबल कर दिया है पर वेलोसिटी डबल नहीं हुई है, एवरेज वेलोसिटी रूट 2 टाइम्स हुई है, रूट 2 मतलब 1.41 टाइम्स। अगर ये काइनेटिक एनर्जी होती तो टेम्परेचर डबल करने से काइनेटिक एनर्जी डबल, बट वेलोसिटी डबल नहीं, वेलोसिटी इज रूट 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वेलोसिटी। गॉट इट? कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 42 नाउ। टू गैसेस A and B, they are having same velocity. They diffuse through a porous partition in 10 seconds and in 20 seconds. A गैस को 20 seconds लग रहे हैं, B गैस को 10 seconds लग रहे हैं।
The molar mass of A is given to you 49. What is the molar mass of B? Previous year question, right? तो इस तरीके से हम यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन को वॉल्यूम के साथ लिंक करेंगे. रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास. ये आपको ग्राम्स लॉ के थ्रू ऑलरेडी मालूम है. अब हम क्या करेंगे, रेट ए गैस का और रेट ऑफ फ्लो बी गैस का. कैन आई से दिस इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ट्रेवल्ड बाय ए अपॉन वॉल्यूम ट्रेवल्ड बाय बी, क्योंकि सेम टाइम है थ्रू अ पोरस पार्टीशन. टी हट गया. इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, पहले टी लिख लेते हैं, टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय बी. रेट यही तो होता है ना, वॉल्यूम ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन. I have written rate of flow of A is equal to volume of some volume traveled by A divided by time taken by A, and it is equal to molar mass की terms में B ऊपर आएगा क्योंकि inversely proportional होता है, B ऊपर और A नीचे. ठीक है. अब कैलकुलेट क्या करना था, मोलर मास एक का गिवन है, टाइम गिवन है, सेम टाइम नहीं है, एक को 20 सेकेंड लग रहे हैं और एक को 10 सेकेंड लग रहे हैं. सो कैन आई से इक्वेशन में टी B in the numerator, TA in the denominator is equal to under root of molar mass of B upon molar mass of A. जितना मोलर मास ज्यादा होगा उतना टाइम ज्यादा लगेगा. इस हिसाब से भी देख सकते हो कि अगर न्यूमरेटर में B है तो मोलर मास में भी B, टाइम में भी B, राइट. द गैस विच इज हेवियर इट विल रिक्वायर मोर टाइम. अब देखते हैं क्या क्या वैल्यूज गिवन है. बी को कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड लग रहे हैं. ए को 20 सेकेंड लग रहे हैं. मोलर मास आपके पास ए का तो था 49, बी का मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे. एज अ रिजल्ट अगर हम सिंप्लीफाई करें तो मोलर मास ऑफ बी विल कम आउट टू बी 12.25. यू का मतलब बेटा AMU होता है. हमारी सारी ऑप्शंस यू में है क्योंकि हमें ए का मोलर मास यू में दिया था. अगर ए का मोलर मास ग्राम्स में दिया होता तो बी का भी ग्राम में आना था. अब ये AMU में दिया है तो आपका आंसर AMU में आएगा. हेंस आंसर इज सी ऑप्शन, 12.25 AMU. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गैसियस मिक्सचर वॉज प्रिपेयर्ड by taking equal mole of carbon monoxide and N2. If the total pressure of the mixture is found to be 1 atmosphere, the partial pressure of nitrogen in the mixture will be. What is given to you? दो गैसेस का मिक्सचर है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी है नाइट्रोजन, और टोटल प्रेशर भी गिवन है 1 एटमॉस्फेयर. N2 का पार्शियल प्रेशर निकालना है. इक्वल मोल्स आर गिवन. इक्वल मोल्स मीन्स सेम मोल फ्रैक्शन. एक एक मोल है दोनों का, तो अगर हम N2 का मोल फ्रैक्शन निकाल लें, लेट्स से कि N2 भी 1 मोल और वो जो है कार्बन मोनोऑक्साइड वो भी 1 मोल, तो मोल फ्रैक्शन आ गई 0.5. फाइनली क्या कैलकुलेट करना है, ये देखो क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने को बोला जा रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन. पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मतलब आप डाल्टन्स लॉ की हेल्प लोगे. डाल्टन्स लॉ का क्या एक्सप्रेशन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर. तो मोल फ्रैक्शन इज 0.5, टोटल प्रेशर हमें 1 एटमॉस्फेयर दिया था. इट वॉज गिवन 1 एटमॉस्फेयर. मोल फ्रैक्शन के तो कोई भी यूनिट्स नहीं होते हैं. एज अ रिजल्ट आपके पास N2 का पार्शियल प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेयर आ गया. क्वेश्चन में देखना ये होता है कि मोल्स दिए हैं या वेट दिया है. कभी कभी वेट दिया होता है तो मोल में कन्वर्ट करना पड़ता है. यहाँ मोल्स थे और दोनों इक्वल मोल्स थे. हेंस द आंसर इज 0.5 एटमॉस्फेयर. इट मीन्स बी ऑप्शन हमारा आंसर है. क्वेश्चन 44. अ फ्लास्क containing 0.5 liter air at 0 degree Celsius is placed in boiling water. 0 डिग्री सेल्सियस पे आधे लीटर की फ्लास्क में एयर है, उसको बॉइलिंग वाटर पे रख दिया. What volume of air would be expelled from it to the atmosphere? एटमॉस्फेयर में कितना
वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर चला जाएगा, क्योंकि आपने 0 डिग्री से सीधा 100 डिग्री पे कर दिया। बॉइलिंग वाटर मीन्स टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने कर दिया है। तो वॉल्यूम विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ठीक है, तो एक वॉल्यूम था 0.5 लीटर बिगनिंग में, तब टेम्परेचर 0 डिग्री था। 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन वॉज द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कर दिया गया है 373। नया वॉल्यूम कितना होगा? फाइनल वॉल्यूम बेटा ये आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन 0.683 लीटर्स। 0.683 लीटर्स। हेंस देखो 0.683 वॉल्यूम बन रहा है, पर आपकी फ्लास्क का वॉल्यूम सिर्फ 0.5 लीटर था। इट मीन्स जो भी डिफरेंस है उतना एयर बाहर जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एयर एस्केप्ड आउट, volume of air escaped out will be 0.683 minus 0.5। ये डिफरेंस आ जाता है 0.183 लीटर्स। लेट्स कम टू द ऑप्शंस। जो वॉल्यूम ऑफ एयर एस्केप आउट हो रहा है वो है 0.183। Hence A option is the answer. क्लियर? तो चार्ल्स लॉ का क्वेश्चन था, फ्लास्क को हीट कर दिया गया था, हीट करने से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो भी कैपेसिटी है फ्लास्क की उतना एयर फ्लास्क के अंदर रहेगी, रिमेनिंग अमाउंट विल बी एक्सपेल्ड आउट। क्वेश्चन 45, लास्ट क्वेश्चन नाउ। द मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम। कौन सी गैस है H2, N2, मीथेन और अमोनिया जो कि मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस शो करेगी? क्वेश्चन इज 2013 नीट के पेपर का क्वेश्चन है। और देखो कोई भी आपको वैल्यू नहीं दिया, कोई वंडरवाल कांस्टेंट का वैल्यू नहीं, कोई न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड कुछ नहीं, सिर्फ गैसेस के नाम दिए हैं। हमें ये पता है आइडियल गैस वो होती है जो जिसमें नो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस। अब 4 गैसेस हैं, जिस भी गैस ने ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बना लिए वो गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएट हो जाएगी, मैक्सिमम डेविएशन शो करेगी। सो फर्स्ट सेकंड ऑप्शंस में तो H2 एंड N2 गिवन है। कैन आई से H2, N2 एंड मीथेन, ऑल ऑफ देम आर नॉन पोलर गैसेस, दे आर नॉन पोलर गैसेस। तो इनके अंदर तो वंडरवॉल इंटरेक्शंस आएंगी। नॉन पोलर होती है जब गैस, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किस इंटरेक्शन से जुड़ता है? बाय वंडरवॉल्स इंटरेक्शंस, राइट। तो वंडरवॉल इंटरेक्शन तो एक वीक इंटरेक्शन होती है, और H2 के अंदर वो इंटरेक्शन बहुत कम है, N2 में ज्यादा आएगी क्योंकि N2 का मोलर मास ज्यादा है, N2 का 28 है, H2 का तो 2 ग्राम्स है, तो मोलर मास भी ज्यादा, मोलर साइज, मॉलिक्यूल का साइज भी ज्यादा है N2 का, तो N2 में डिविएशन H2 से मच मोर आएगा। बट हमारी एक ऑप्शन अमोनिया है, NH3। अमोनिया इज ए पोलर मॉलिक्यूल। अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, NH3 मतलब ये स्ट्रक्चर, एंड यू हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन, एंड हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। तो जो हाइड्रोजन है इट विल अटैच इटसेल्फ टू द नाइट्रोजन ऑफ द नेबरिंग मॉलिक्यूल। तो ये कौन सा इंटरेक्शन बन गया? ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू वंडरवॉल इंटरेक्शन। हेंस सबसे ज्यादा इंटरेक्शन किस गैस में आ रही है? अमोनिया में। जिसमें भी ज्यादा इंटरेक्शन है उसी गैस में आइडियल बिहेवियर से डेविएशन आएगी। मैक्सिमम डेविएशन विल कम इन विच गैस? द आंसर इज अमोनिया गैस, right? So that is all about this chapter beta. I hope you are taking benefit from our courses. Thank you and bye bye.